हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हम पार्ट 1 जो है वो पहले के क्लास में करा चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है जो हम कराएंगे पर्यावरण का। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा ज़रूर और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि सबसे पहले कि कार्बन टैक्स जो है लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? ये था फिनलैंड। पूछेगा आपसे कि पहला देश वो कौन सा है जो कार्बन टैक्स लगाया, तो वो फिनलैंड। अब जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे बैक्टीरिया को भोजन और बैक्टीरिया को पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो समझ गए? इस प्रक्रिया जब बताया कि इस प्रक्रिया में पौधे बैक्टीरिया को भोजन और बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते रहते हैं, माने एक दूसरे को क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी कि फिक्सेशन का काम करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन यौगिक को बदल देता है। कहने मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है, जो मिट्टी की उर्वरता और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि जैसे हम नाइट्रोजन वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल नाइट्रोजन अमोनिया को क्या करता है, अन्य अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पौधे की योग्यता क्या वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाती है माने कि इसकी जो उर्वरकता जो होती है ना बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाने के कारण इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कुछ बैक्टीरिया एग्जाम्पल देखें कौन सा बैक्टीरिया है। पहला जो है ओजोबैक्टर। ओजोबैक्टर ये काफी पोटेंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है, तो ओजोबैक्टर, लिगोमिनिया, उसके बाद राइजोबियम, उसके बाद देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगिल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है, तो आपसे बोल देगा ओजोबैक्टर, उसके बाद लिगोमिनो, उसके बाद राइबोजियम, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिन। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो पौधे को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। ये सभी जो बैक्टीरिया है ये सभी लिग्नोमेसी प्लांट को, यानी कि दलहनी पौधे, जिसको लिग्नोमेसी यानी कि दलहनी यानी फलीदार पौधे में पाए जाते हैं। जैसे 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 कि चना हो गया, आपका दाल हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, इस सब इसका एग्जाम्पल यही सब है, जिससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, तो आपको चना दे देगा, दाल दे देंगे, मटर दे देंगे, उड़द दे देंगे। ये सभी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और इसमें से एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाएगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में भी यूज करते हैं। बोले नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बायो फर्टिलाइजेशन के रूप में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। डीफर्टिलाइजेशन क्या करने वाला एकमात्र जो है बैक्टीरिया है, यह प्यूसोडिकोमोनस, पीको डुकोमेनस। पीको डुकोमेनस जो है यह एक ऐसा है जो डी नाइट्रिफिकेशन करता है, यह मात्र यह क्या बैक्टीरिया है। तो पूछेगा आपसे एग्जाम्पल में कि डी नाइट्रिफिकेशन करने वाला एकमात्र बैक्टीरिया बताइए, तो बताएंगे क्या, प्यूकोड्यूमेनियस। प्यूकोड्यूमेनियस इसको याद रखेंगे। उसके बाद है धान। धान में उर्वरक के रूप में यूज किया जाने वाला जो वो बैक्टीरिया जो बताएंगे कौन सा है, धान में यूज करने वाले जो बैक्टीरिया ओजोला प्लांट है, कौन सा है, ओजोला प्लांट, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं डीकम्पोजर यानी अपघटक। अपघटक किसको बोलेंगे वो देखेंगे। वैसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे कोई पदार्थ है वो पृथ्वी के अंदर बहुत पहले से घटक माने कि पड़ा हुआ है, और वो क्या करता है, वो खुद के ही कार्बनिक पदार्थ को अपना पोषक तत्व बनाते हैं। जैसे कि जैसे कोई जानवर मर गया है और वो अपने आप वो ना जैसे कि मिट्टी उसको खाने लगता है, तो ये अंतिम उत्पाद यही होता है, डीकम्पोजर उसको गला देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने दिया था। उससे आपसे कि इकोसिस्टम जो जो शब्द है किसने दिया, एजी
टांसले। ऐसे देखेंगे कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोई आती है तो वह अपघटक है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे बेसी संख्या में पाए जाने वाले क्या है? डिकम्पोजर यानी अपघटक है। डिकम्पोजर जैसे अपघटक जो होता है इन्हें नेचुरल क्लीनर कहा भी जाता है। डी का उत्पाद अपघटक को क्या कहा जाता है? नेचुरल क्लीनर, यानी कि ये प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी इसको कहा जाता है। प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? पूरा सड़े गले पदार्थ को क्या करता है? सफाई करने का काम करता है। इसको क्या करते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे फंगी, उसके बाद देखेंगे अर्थोवर्म, उसके बाद होगा बैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं? ये प्राकृतिक से क्या करते हैं? पृथ्वी के सबको खत्म कर देते हैं। तो ये फंगी हो गया, अर्थोवर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उर्वरकों में बदल देते हैं। यही कहलाते हैं क्या? कंपोजिट, यानी कि डिकम्पोजर यानी अपघटक कहलाते हैं। क्या करते हैं कि मृत कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़कर उर्वरक में बदल देते हैं। खाद्य पदार्थ नहीं बन जाता है, वही होंगे। अब देखेंगे ईपीफाइटस। ईपीफाइटस क्या होता है? ऐसे पौधे जो दूसरों पर यांत्रिक सहायता के लिए निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं एपीफाइटस। एपीफाइटस पौधे की एग्जांपल देख लें, अर्चिड होता है, यह एपीफाइटस पौधे हैं। यानी कि ऐसा पौधा जो दूसरे यांत्रिक पौधे पर क्या सहायता रूप से निर्भर करता है। एक पौधा क्या करता है? दूसरे पर क्या करता है? निर्भर रहता है, यानी उसको बोलते हैं, उसके बोलते क्या? एपीफाइटस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीफाइटस। क्या बोलते हैं? एपीफाइटस। वैसा पौधा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता हो, उसको बोलते हैं जेरोफाइटस। ऐसा पौधा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता हो, उसको बोलते हैं जेरोफाइटस। यानी मरुस्थलीय मतलब पहाड़। अब पहाड़ पर क्या होता है? वो पहाड़ पर भी पौधा हो, उसको बोलते हैं जेरोफाइटस। उसके बाद देखिए ऐसे पौधा जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे पौधा जो लवणीय क्षेत्र में, उसको बोलेंगे हेलोफाइटस। क्या बोलेंगे? हेलोफाइटस, जो लवणीय क्षेत्र में। उसके बाद बोलेंगे जो चट्टानों पर पाया जाने वाला जो पौधा है, उसको बोलते हैं लिथोफाइटस। चट्टान पर पाया पौधा पौधा को क्या बोलेंगे? लिथोफाइटस। आपसे एग्जाम में पूछ लिया था कि मोनोट्रो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है। यह 1987 के कनाडा में क्या हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा में स्थापित हुआ था, सम्मेलन हुआ था। पूछेगा कोई मोनोट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। यह 1997 में जापान में हुआ था। क्या हुआ था? जापान में। यह सम्मेलन जापान में हुआ था। उसके बाद देखेंगे बोडोलैंड रिपोर्ट। बोडोलैंड रिपोर्ट जो है यह सतत विकास से संबंधित था। किससे बनता था? सतत विकास। और यह 1987 में यह सम्मेलन संबंधित हुआ था। सतत विकास में बताए थे कि ऐसा होता है स्टेबल डेवलपमेंट, जो आप उपयोग करें और उस आने वाला पीढ़ी भी क्या करे? उपयोग करे। तो ऐसे विकास को क्या बोलेंगे? सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका जो शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा जो है कॉमन फ्यूचर था इसका, आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी वन नीति क्या है। भारत का पहला वन नीति कब आया? 1952। वन नीति 52। वन नीति 52। उसका पहला इसमें संशोधन हुआ था 88 में। सबसे पहली बार वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी में संशोधन कब हुआ? 1988 में। कुल वनों का लक्ष्य था 33%। उस समय कुल वनों का लक्ष्य कितना था? 33%। वन संरक्षण अधिनियम आया, ये आया 1980 में। संरक्षण 80 में आया। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण बताएंगे 86। पर्यावरण 86। वन संरक्षण बोलेंगे तो 80, और पर्यावरण बोल देंगे तो 86। और चिपको आंदोलन कब आया था? 1973। चिपको आंदोलन कब आया था? 1973, उत्तराखंड के। और इसका जो अति कौन किया था आंदोलन का? सुंदरलाल बहुगुणा झा नेतृत्व किए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। सन के बारे में देखेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सूर्य होते हैं। इसको तो एग्जाम्पल को याद रखेंगे। अब देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट क्या है सो देखेंगे। इसकी जो जारी करता है यूनेप है। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो
ये यूनेप जो है, इसका जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यही जारी करता है। कौन? यूनेप, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। इसका जो स्थापना है 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में, और स्टॉकहोम सम्मेलन यह स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में। उसके बाद देखिए इसका मुख्यालय देखेंगे, यूनेप का मुख्यालय नैरोबी है, यानी इसकी राजधानी केन्या है, नैरोबी की कन्या में। स्टॉकहोम सम्मेलन 72 में हुआ था। इसका शीर्षक था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। एग्जाम में कभी कभी पूछता है फूड चेन, फूड चेन यानी कि देखेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बहुत एग्जाम में पूछा था, खाद्य श्रृंखला क्या होता क्या है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि खाद्य फूड चेन उसको बोलेंगे। सबसे पहले घास, घास को कौन खाता है? हिरन, हिरन कौन खाएगा? शेर। और यही होता है इसका फूड चेन, यानी एक दूसरे को क्या करता है? उपभोक्ता के रूप में क्या करता है? काम करता है। ठीक है। वो था फूड चेन। यह फूड वेब यानी खाद्य जाल, यह बहुत जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है, और यूनि डायरेक्शनल भी होता है, यूनि डायरेक्शन भी होता है, यानी जटिल के साथ साथ जो होता है खाद्य जाल, ये यूनि डायरेक्शन भी होता है। आपसे पूछा जाता है कि नोएग्या प्रोटोकॉल क्या है? यह आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। नोएग्या प्रोटोकॉल जो है, यह आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 में आया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नोएग्या प्रोटोकॉल से किससे संबंधित है, तो बोलिएगा आनुवांशिक संसाधन से संबंधित है। यह 2010 में आया था। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद है। उसका जलीय जीव की बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो गंगेट्रिक डॉल्फिन है। यह 2009 में। गंगे डॉल्फिन का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था गंगा को? गंगा नदी को 2008 में। पूछेगा कि राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी बोलते हैं, उसके दर्जा जो है 2008 में मिला था। तो वीडियो को जो है आप लोगों को 2 4 5 बार देखना है, जिससे वीडियो क्या होगा आपको याद हो जाएगा। और ये फिर अगला टॉपिक जो आएगा आपको कल आएगा, तब तक आप इसको 2 3 बार देख करके याद कर लेंगे। तो दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।